नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम.आर. देवड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे। आखिर क्या कारण थे जिसके कारण मराठों को अंग्रेजों के विरुद्ध इन युद्धों में पराजय का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों ने भारत का शासन मुगल बादशाह से नहीं बल्कि मराठों से प्राप्त किया, ये अक्सर कहा जाता है और ये बात पूर्णतः सत्य भी है, क्योंकि अंग्रेजों के पतन के बाद मुगल राज्य बड़ी तेजी से पतन की ओर बढ़ चला था और उनका स्थान मराठों ने ले लिया था। जिस समय अंग्रेज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए फ्रांसीसियों से संघर्ष कर रहे थे और बंगाल के नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में व्यस्त थे, उस समय मराठों का सितारा भारतीय राजनीति के नभमंडल पर चमक रहा था। ये सत्य है कि संपूर्ण भारत पर उनका आधिपत्य नहीं था, पर इतना तो मानना ही होगा कि सारा भारत उस समय उनकी शक्ति से आतंकित अवश्य था। गुजरात से बंगाल तक, पंजाब से कुमारी अंतरद्वीप तक मराठा शक्ति का वर्चस्व था। वे पूरे भारत से चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे। उस समय भारत में मराठों की ही एकमात्र शक्ति थी जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो अंग्रेजों को उचित जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मराठा शक्ति अंग्रेजों के प्रथम प्रहार से ही लड़खड़ा गई थी और धीरे धीरे ये शक्ति अंग्रेजों के सामने चूर चूर होकर बिखर गई थी। मराठा सरदारों ने विवश होकर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके बाद उन्होंने कभी भी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का प्रयास नहीं किया था। उनके राज्य सीमित हो गए, उनके राज्यों में अंग्रेजी सेनाएं रख दी गई, उनकी आंतरिक और विदेशी नीति पर अंग्रेजों का पूर्ण प्रभाव कायम हो गया था। पेशवा का राज्य, उनका पद खत्म कर दिया गया। सारे भारत को आतंकित करने वाले मराठे अब अंग्रेजों की दया पर निर्भर थे। फिर ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण इस महान ताकत को, जो संपूर्ण भारत में अपना प्रभाव रखती थी, मराठों के आगे उनको झुकना पड़ा, उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी? तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था संगठन का अभाव। मराठों में संगठन नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मराठों का साम्राज्य बहुत ही विशाल था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वो संगठित नहीं थे। मराठों ने कभी भी अपने राज्य की स्थापना सुव्यवस्थित रूप से नहीं की थी। उन्होंने कभी भी अपने नागरिकों की रक्षा, शिक्षा, भौतिक उन्नति और नैतिक विकास का उत्तरदायित्व नहीं संभाला था। उनका एकमात्र लक्ष्य था लूटना और अपनी शक्ति को स्थापित करना। ऐसा राज्य जिसमें ये सब कुछ हो, वहाँ के नागरिकों के से वफादारी की उम्मीद करना संभव न था। ऐसा राज्य विस्तृत अवश्य हो सकता था, परंतु उसकी जड़ें खोखली थी। जैसा कि यदुनाथ सरकार ने लिखा है, महाराष्ट्र के नागरिकों में भी वास्तविक एकता न थी, और तो एकता थी, वो भी नाम मात्र और दिखावे की थी। इसी कारण वो दुर्बल थी। महाराष्ट्र का धार्मिक और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसने महाराष्ट्र को मुगल साम्राज्य को समाप्त करने की शक्ति प्रदान की थी, वो अपनी शक्ति खो चुका था। यानी असंगठन या संगठन के अभाव में मराठी यूरोपीय इस ताकत के सामने निर्बल हो चुके थे।
उनका जो संघ था, मराठा संघ था, वो भी ढीला ढाला संघ की तरह था। प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र होने के लिए आतुर थे। उनका संघ कई इकाइयों में विभक्त था। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। नागपुर के भोंसले हो या बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर हो या ग्वालियर के सिंधिया, ये सब के सब पूना के पेशवा के अधीन एक मराठा संघ के सदस्य थे, परंतु वे एक भी अपने केंद्रित नेतृत्व के अधीन न रहकर उनके अधीनशिप नाम मात्र के थे। उनके आदेशों की वो परवाह नहीं करते थे और स्वतंत्र सत्ता की हैसियत से शासन कर रहे थे। उनके आपसी संबंध भी अत्यंत खराब थे। वो हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। पेशवा पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो षड्यंत्र रचा करते थे। जब तक मराठा संघ के मजबूत नेता फडणवीस और महादाजी सिंधिया थे, तब तक तो ये मराठा संघ किसी न किसी रूप से चलता रहा, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात ये संघ पूर्णतः समाप्ति की ओर बढ़ चला था। प्रत्येक मराठा संघ का सदस्य विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा था, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए लगा हुआ था और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचकर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। ये सारे कारण थे जिसके कारण मराठों को अंग्रेजों के सामने हार का सामना करना पड़ा था। एक और महत्वपूर्ण कारण था मराठा में योग्य नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंत तक मराठा साम्राज्य के जो योग्य नेता थे उनकी एक के बाद एक मृत्यु हो गई थी। महादाजी सिंधिया का 1794 ईस्वी में, अहिल्याबाई होलकर और पेशवा माधवराव सेकंड का 1795 ईस्वी में, तुकोजीराव होलकर का 1797 और इस मराठा संघ का सबसे योग्य और सबसे प्रबल नाना फडणवीस का 1800 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मराठा संघ को संगठित रख सके, उनको एकजुट कर सके। उसके पश्चात जो मराठा संघ में जो जिन व्यक्तियों का बोलबाला था वो स्वार्थी थे, उनमें नेतृत्व का अभाव था, योग्यता और चरित्र की दृष्टि से उनमें काफ़ी खामियां थी, वो उनके योग्य नहीं थे। माधवराव सेकंड के पश्चात पेशवा बाजीराव द्वितीय बना था। जसवंतराव होलकर, दौलतराव सिंधिया जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति अब मराठा संघ के सदस्य थे, जो अपनी शक्ति और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मराठा संघ को भी धूमिल कर रहे थे। यानी वे संपूर्ण मराठा संघ, संपूर्ण मराठा साम्राज्य के न सोचकर अपने हितों को महत्व देने लग गए थे। और दूसरी तरफ देखें तो अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने में एलिफिंस्टन, मालकम, आर्थर वेलेज़ली, जनरल लेक, लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे कई योग्य राजनीतिज्ञ और सेनापति हुए थे, जिन्होंने अपने समय में अपने कार्यों से अपनी योग्यता को साबित किया था। और ये सब के सब अपने निजी स्वार्थ या अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर रहे थे। और ये सारे के सारे उसी ध्येय के लिए अपना सब कुछ दांव पर भी लगा रहे थे। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था। एक तरफ मराठा सरदारों के जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेजों की जो सेना का नेतृत्व करने वाले थे, उनकी नीतियों को बनाने वाले व्यक्ति थे, वो अपनी निजी स्वार्थ से की बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की बात सोच रहे थे। एक और महत्वपूर्ण कारण गिनाया जाता है मराठा सैन्य व्यवस्था जो थी वो दोषपूर्ण थी, क्योंकि एक तो इनकी जो सेना थी वो मराठा
संघ के सरदारों के अधीन थी, यानी इनकी एक संयुक्त सेना नहीं थी। समस्त मराठा संघ के जो सदस्य थे इनकी अपनी अपनी सेना थी, और जब भी राष्ट्रीय संकट की स्थिति आती थी तो ये सारे के सारे संघ के जो सरदार होते थे अपनी सेना को लेकर पहुँच आते थे, परंतु कतई ज़रूरी नहीं था कि सारे के सारे उसमें सहमत हो, सारी अपनी सेनाएं ले गए, और ऐसा देखा भी गया। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध के समय आप देखेंगे कि जब भोंसले और सिंधिया अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे थे, उस समय होल्कर बिल्कुल तटस्थ था, और गायकवाड़ तो सेकंड आंग्ल मराठा के पश्चात एक तरह से बिल्कुल ही निष्क्रिय था। यानी इनकी जो सेनाएं थी वो मराठा संघ के सदस्यों के अधीन थी, और वो भी उनकी इच्छा के अनुसार युद्ध करती थी। दूसरी, इनके जो सैन्य व्यवस्था में जो दोष था वो इन मराठा सेना गुरिल्ला युद्ध पद्धति यानी छापामार युद्ध नीति में पारंगत थी, जबकि मराठाओं के साम्राज्य विस्तार के पश्चात इन्होंने अपनी इस नीति को छोड़कर खुले मैदानों में युद्ध करने का कार्य किया था। आमने सामने की युद्ध हुआ करते थे, और इन युद्धों में ये इतने पारंगत नहीं थे, और इनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध पद्धति रक्षात्मक युद्ध पद्धति होती है जिसमें अपने आप की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है, जबकि जब आप आक्रामककारी हैं तब आप गुरिल्ला पद्धति की बजाय आक्रामक युद्ध नीति को अपनाना आपका दायित्व होता है। परंतु इस कला में मराठे पारंगत नहीं थे। इस ओर यद्यपि महादाजी सिंधिया ने ध्यान दिया था, उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन पद्धति के अनुसार प्रशिक्षित करने का प्रयास किया था, और बाद में मराठा संघ के अन्य सरदारों ने भी इस ओर ध्यान दिया था, परंतु यूरोपियन शैली से प्रशिक्षित करने के लिए, जो कि मैदानी युद्धों के लिए अच्छी पद्धति मानी जाती है, परंतु वो पूर्णतः यूरोपीय शक्तियों पर आश्रित रहे थे। यानी उन्होंने कभी भी इस कला को स्वयं सीखने का प्रयास नहीं किया। उनकी सेना को प्रशिक्षित करने का सारा दायित्व यूरोपियन अधिकारियों पर रहा करता था। और दूसरा, इस कला में जो हथियारों की आवश्यकता होती है, बंदूक, गोले बारूद, ये भी एक तरह से मराठे इन यूरोपियन ताकतों पर आश्रित रहे थे। उन्होंने कभी भी इन अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण जब भी कभी बड़े संकट की ज़रूरत पड़ी तो जब भी इनको इनकी आवश्यकता हुई तो इनको यूरोपियन ताकतों यानी फ्रांसीसियों की तरफ उनको देखना पड़ा था। इन्होंने इस तरफ खुद कभी ध्यान नहीं दिया था। एक और महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कभी भी नौसेना के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि अंग्रेज की सबसे बड़ी जो ताकत थी वो उनकी नौसेना थी। यानी बाह्य आक्रमण और बाह्य सहायता जो कि दक्षिण भारत में समुद्र के माध्यम से ही हो सकती थी, उन पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। मराठों ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, वो इस तरफ बिल्कुल उदासीन रहे थे। तो ये भी उनके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना था। उनके पतन के कारणों में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो गिनाया जाता है वो उनकी आर्थिक अव्यवस्था को भी हम कह सकते हैं। उनकी अनिश्चित आर्थिक व्यवस्था उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। विशाल साम्राज्य होने के बावजूद भी उनका अर्थतंत्र मजबूत नहीं था। यानी आय के जो साधन थे, सोर्स थे, वो निश्चित नहीं थे। उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनका ज़्यादातर ध्यान लूटपाट पर रहता था। ये विभिन्न पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करते, वहाँ से लूटपाट करते, वहाँ के शासक को वार्षिक कर यानी चौथ और सरदेश मुक्ति देने के लिए बाध्य करते थे। यानी उन्होंने कभी भी अपने इस
अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया था। और इसके कारण उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो सुदृढ़ नहीं थी और न ही निश्चित थी। उनका तय नहीं था कि प्रतिवर्ष उन्हें कितना धन प्राप्त होगा या राजस्व प्राप्त होगा, ये निश्चित नहीं था। यानी जब भी लूटपाट करेंगे उसके फलस्वरूप जो कुछ मिलेगा वो उनका राजस्व हुआ करता था, जो निश्चित नहीं था। इस कारण अनिश्चित राजस्व के कारण उनकी जो भी नीतियां थी, चाहे वो सैन्य व्यवस्था की तरफ देखा जाए या अन्य व्यवस्था की तरफ देखा जाए, तो वो माकूल नहीं थी। यानी उस तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मामले में बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में थी। वो हर व्यवस्था, चाहे सैन्य व्यवस्था हो, चाहे सैन्य साजो सामान की आपूर्ति के संबंध में हो, वो एक निश्चित कार्य योजना बना के चलती थी। उनको पता था कि उनका राजस्व इस वर्ष इतना उन्हें मिलेगा। जबकि तरफ मराठे के पास इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म नहीं था। और दूसरा, इस लूटपाट के कारण उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी नाराज कर दिया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि उस समय की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भी उस समय उनकी दक्षिण में कर्नाटक पर उनका अधिकार था। उत्तर में देखें तो बंगाल और अवध पर भी उनका अपना एक छत्र राज्य था। राजनीतिक रूप में देखा जाए तो वो काफ़ी प्रबल अवस्था में थे। प्रशासनिक रूप से उन्होंने अपना सारा व्यवस्थित राज्य स्थापित कर रखा था, क्योंकि जहाँ जहाँ भी उनके अधीन राज्य थे वहाँ उन्होंने प्रशासनिक के सुव्यवस्था स्थापित कर रखी थी। सैन्य दृष्टि से भी, चाहे वो स्थल सेना लो चाहे नौसेना लो, उनकी सेना काफ़ी मजबूत थी, प्रशिक्षित थी और सैन्य साजो सामान में भी वो काफ़ी सुदृढ़ अवस्था में थे। आर्थिक दृष्टि से भी उन्होंने सारा का सारा मैकेनिज्म इस तरह से कर रखा था कि उनको हर वर्ष एक निश्चित आय उनको प्राप्त होती रहती। इसके अलावा गुप्तचर व्यवस्था को भी उन्होंने काफ़ी सुदृढ़ कर रखा था। यानी मराठा सेना के शक्ति, सैन्य संचालन और उससे संबंधित जितने भी बिंदु हैं उन सब की जानकारी अंग्रेज़ों को मिल जाया करती थी। यानी उनकी उस सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था के कारण ही मराठों की हर एक गतिविधि की उनकी जानकारी मिलती थी। उन्होंने यहीं तक नहीं, उन्होंने अपने गुप्तचर को मराठी भाषा का भी ज्ञान दिया ताकि वो आम जनता के बीच में रहकर मराठों की कमियां क्या है और उनके मजबूत पक्ष क्या है इसकी जानकारी भी अपने सरकार यानी ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके, ऐसी व्यवस्था भी उन्होंने कर रखी थी। यानी युद्ध से पहले पूर्ण जो व्यवस्था होनी चाहिए, सैन्य व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी जानकारी मराठों की अंग्रेज़ों को मिल जाया करती थी, जिसके कारण अंग्रेज़ अपनी सैन्य व्यवस्था को उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट करते थे, जिसके कारण उनको विजय मिली थी। एक और जो कारण गिनाया जाता है कि मराठों की सामाजिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, क्योंकि आप देखेंगे कि मराठा शक्ति का जो उदय होता है शिवाजी के नेतृत्व में, वो एक तरह से मुगलों के अत्याचार के खिलाफ होता है। एकनाथ, नामदेव, तुकाराम जैसे महाराष्ट्र के धार्मिक आंदोलन के प्रेरणाताओं ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ मराठों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया था और उसी प्रेरणा के फलस्वरूप, उसी सामाजिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना के फलस्वरूप ही शिवाजी ने मराठों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया था। मराठा शक्ति को इकट्ठा करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण गिनाया जाता है वो यही कारण था कि शिवाजी ने मराठा सामाजिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर ही ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। परंतु आप देखेंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध के
फर्स्ट युद्ध से ही आप देखेंगे कि ये सारे के सारी जो भावना थी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। सामंती प्रथा यानी एक तरह से जो मराठा संघ के जो सरदार थे वो सरदार अपने हितों को ज़्यादा महत्व देने लगे थे। उनमें जातिगत मतभेद उत्पन्न हो गए कि हम भोंसले हैं, वो गायकवाड़ है, वो सिंधिया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले सारे के सारा एक थे, कौन है? मराठा है। अब ये जातिगत मतभेद आने के फलस्वरूप भी उनमें दरारें उत्पन्न होने लगी थी, जिसके कारण जो उनकी एकता का सबसे बड़ा कारण था, सामाजिक एकता, वो जब दरकने लगी तो इनको पतन की ओर जाने से रोकने वाला भी कोई नहीं था। मराठा कूटनीतिक रूप से भी असफल रहे थे, क्योंकि मराठों ने अपने व्यवहार और अपने कार्यों के द्वारा अपने ही पड़ोसी लोगों को अपने विरुद्ध कर लिया था। चाहे आप जाटों को लें, चाहे आप राजपूतों को लें, चाहे सिखों को लें, और चाहे दक्षिण की या मैसूर या निज़ाम, या उत्तर में आप पठानों को लें, ये सारे के सारे जो राज्य थे वो मराठों की नीति और रीति के कारण उनसे नाराज थे, क्योंकि मराठा सरदार इन राज्यों के खिलाफ आक्रमण करके उनमें लूटपाट करते थे, उनसे चौथ वसूली करते थे, जिसके कारण ये कोई भी राज्य इनके समर्थक नहीं थे। और जब मराठों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का श्रीगणेश किया या उनके साथ युद्ध हुआ, तब इनमें से किसी भी ताकत ने मराठों का साथ नहीं दिया था, क्योंकि कोई भी ताकत नहीं चाहती थी कि मराठे का वर्चस्व कायम रहे। वो सब चाहते थे कि मराठा शक्ति क्षीण हो, ताकि उन पर होने वाले हर वर्ष के आक्रमण से उनको निजात मिल सके। और दूसरी तरफ देखें कि अंग्रेजों ने कूटनीतिक के द्वारा मराठों के खिलाफ आप देखेंगे कि मैसूर को एक तरफ कर लिया था, निज़ाम को अपने पक्ष में कर लिया था। यानी कूटनीतिक चालों के द्वारा न केवल गैर मराठा शक्तियों को अपने पक्ष में किया था, बल्कि मराठा सरदारों को भी एक तरह से अपने पक्ष में करने में वो काफ़ी हद तक सफल रहे थे, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बड़ौदा के गायकवाड़ है, जो प्रथम आंग्ल मराठा के बाद हमेशा हमेशा के लिए मराठों से बिछुड़कर अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया था। यानी कूटनीतिक रूप से भी मराठे अंग्रेजों से 19 ठहरे थे। जनता का भी सहयोग नहीं मिल रहा था मराठों को, क्योंकि उनके अत्याचारों के कारण। क्योंकि आप देखेंगे कि पेशवाओं के शासनकाल के बाद उनकी जो नीतियां थी, उन नीतियों के कारण मराठों से ज़्यादा जनता भी खुश नहीं थी। उनके अत्याचार, उनकी लूटपाट और उनके सामाजिक भेदभाव की नीति के कारण जनता भी उनसे नाराज थी, जनता ने भी उनको सहयोग नहीं दिया था। इसके अलावा मराठा सेना के सेनानायकों को भारत का भौगोलिक ज्ञान भी ज़्यादा पता नहीं था। यद्यपि वो यहाँ की रहने वाली ताकत थी, उन्होंने संपूर्ण भारत को रौंदा था, उसके बावजूद भी जो सैन्य दृष्टि से भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान मराठा को नहीं था। किस समय कहाँ पर आक्रमण करने पर उपयुक्त होगा, कौन सी जगह पर कैंप डाला जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, और किस दिशा से आक्रमण किया जाए, ये सारा का सारा जो सैन्य भौगोलिक ज्ञान है वो मराठों की अपेक्षा अंग्रेजों को ज़्यादा था। और इसी भौगोलिक ज्ञान के कारण ही अंग्रेजों ने मराठों को कई युद्धों में, मराठों की ताकत ज़्यादा होने के बावजूद इस भौगोलिक ज्ञान के कारण उनको पराजित किया था। इसके अलावा मराठा पतन से पूर्व दक्षिण की महत्वपूर्ण ताकतें, जिनमें मैसूर था,
हैदर अली और टीपू सुल्तान। 1799 ईस्वी में इस संपूर्ण मैसूर राज्य का पतन अंग्रेजों ने कर दिया था। हैदराबाद के निज़ाम के साथ 1798 ईस्वी में शायक संधि प्रथा स्वीकार करके निज़ाम को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। यूरोपियन शक्ति फ्रांसीसी जो काफ़ी शक्तिशाली थी, कर्नाटक के 3 युद्धों में उनको भी परास्त करके उनको भी एक तरह से समाप्त कर दिया था। तो दक्षिण भारत की इन महत्वपूर्ण 3 ताकतों को पराजित करने के पश्चात मराठा ही अंग्रेजों के सामने बचे थे और मराठों के पास अब दक्षिण में किसी भी ताकत के से सहयोग लेने के कोई ऑप्शन नहीं बचे थे। यानी अंग्रेजों ने इन ताकतों को समाप्त करके मराठों को अकेला कर दिया था और बाद में अपने व्यूह रचना, अपने सैन्य ताकत के बदौलत मराठों को परास्त करके उनके सरदारों को संधियां स्वीकार कराकर उनको अपने अधीन कर लिया था। यानी आप देखें तो भारत की एक महत्वपूर्ण ताकत जिसने 18वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने का कार्य किया था, उस ताकत को भी अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के द्वारा, अपने सैन्य बल के द्वारा और अपने सुदृढ़ व्यवस्थित व्यूह रचना के द्वारा परास्त करके यहाँ अपना राज्य स्थापित किया था।